Okay जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My name is Mamoon Tayyib. I am a teacher of O and A levels accounting based in Karachi, पाकिस्तान. ये चैप्टर हम करने जा रहे हैं डेप्रीसिएशन. इसका पेज नंबर 1 है. ये पेजेस नंबर मैं रेफ़र करता रहूँगा आपको करना ये होगा कि आप पहले इन तमाम पेजेस का प्रिंट आउट निकालेंगे जो मेरी इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो है उसके नीचे अटैच होंगे. वहाँ से आप ये सारे डाउनलोड करके इनके प्रिंट आउट निकालेंगे और प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखेंगे और फिर ये वीडियो देखेंगे. और ये डिफरेंट क्लिप्स में होंगी 1 2 3 ये सारी देखेंगे आप. और इनको देखेंगे आप लैपटॉप पे या टैबलेट पे या डेस्कटॉप पे बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे. ठीक है जी. अच्छा जी, मैं शुरू कर रहा हूँ अब. ओके, देखें ये हम जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, ये बात पहले भी आ चुकी है कि इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं अपने बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कम्युनिकेट करने के लिए कि हमारे रेवेन्यूज़ कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, प्रॉफिट्स कितने हैं. और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब हम बनाते हैं तो दैट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग द नेट वर्थ ऑफ द बिज़नेस कि हमारे टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल कितना है. अब ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं ये हमारे वो आउटपुट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को देते हैं ताकि उनको हमारे बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल हेल्थ का पता चल सके और हम उनको सही अपने बिज़नेस की पोजीशन और परफॉर्मेंस कम्युनिकेट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो हमारे बिज़नेस में जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेंगे अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए ले सकें. कि जैसे बैंक है, मैं इससे लोन लेना चाहता हूँ तो बैंक मुझे लोन उस वक्त देगा जब मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करने के बाद कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ इस बिज़नेस से हमें रीपेमेंट भी हो जाएगी और इंटरेस्ट भी मिलेगा. इसी तरह इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स भी हमसे यही मांगेंगे कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप सबमिट करें, हम एनालिसिस करेंगे और फिर आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करने या ना करने का हम डिसीजन लेंगे. ठीक है जी. इसी तरह फिर और स्टेक होल्डर्स हैं तो हमें एज अ बिज़नेस अपने स्टेक होल्डर्स को अपनी ट्रू एंड फेयर पोजीशन दिखानी है. अब ये ट्रू एंड फेयर पोजीशन कैसे आए? ये ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऐसे आए कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए कुछ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे. अब वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग गाइडलाइंस बहुत सारी हैं, हम एज अ चैप्टर भी पढ़ेंगे आखिर में, लेकिन उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स के चैप्टर में कर लिए, कुछ बैड एंड डाउटफुल डेट्स के चैप्टर में कर लिए. अब हम डेप्रिसिएशन में कुछ और करने जा रहे हैं और उन प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. अभी मैं डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पे नहीं आया हूँ ना, बाय द वे. हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिज़नेस को चाहिए, बिज़नेस शैल रिकॉर्ड इट्स नॉन current assets at its original cost, that is cost of purchase. अब इसकी रेलेवेंस क्या है ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. इस वक्त एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ये है कि जब भी बिज़नेस कोई नॉन करंट एसेट बाय करेगा, अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस ने कोई मशीन बाय की है एंड मशीन विल वर्क फॉर 10 years तो और वो $1,00,000 की है, तो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हम उस मशीन को अपने बिजनेस अकाउंट में 1,00,000 का रिकॉर्ड करेंगे फॉर द नेक्स्ट 10 years. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट. क्यों रिकॉर्ड करेंगे ये अभी आपको 2 मिनट बाद पता चलेगा. दूसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि बिज़नेस को चाहिए कि अपने एक्सपेंसेस ऑफ अ गिवन पीरियड शुड कंपेयर विद द रेवेन्यूज़ ऑफ द सेम पीरियड टू अराइव एट द ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट फिगर. ठीक है, ये मैचिंग प्रिंसिपल कहता है. बिजनेस शैल कंपेयर its expenses of a given period against the revenue of the same period to arrive at true and fair
प्रॉफिट फिगर। जनरलाइज अंग्रेज़ी में लिख रहा हूँ मैं ना, बड़ी जनरलाइज इंग्लिश में, ठीक है जी, ताकि बात क्लियर हो सके। थर्ड इज concept is consistency. Business shall follow its accounting policies consistently from one year to another to ensure comparability of the financial statements. इन तीनों प्रिंसिपल्स की क्या रेलेवेंस है इस चैप्टर डिप्रिसिएशन में, वो हम देखते हैं। पहले हम डिप्रिसिएशन शुरू करते हैं। डिप्रिसिएशन की डेफिनेशन देखें, जब भी हम कोई नॉन करंट एसेट बाय करते हैं तो वो नॉन करंट एसेट यानी मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गई, उसकी एक स्टिपुलेटेड लाइफ होती है, 5 साल, 10 साल, 6 साल, 3 साल, ओवर एंड अबव 1 ईयर। यही हमने पढ़ा था कि नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, जिनका फाइनेंशियल बेनिफिट बिजनेस को यील्ड होता है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज नॉन करंट एसेट्स, राइट। ओके, तो ये जो डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन की अगर हम डेफिनेशन पे आएँ तो हम ये कहते हैं कि इट इज़ सिस्टमैटिकल एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स useful life because of wear and tear or technical obsolescence। देखिए डेप्रिसिएशन है क्या। जब भी हम कोई नॉन करंट एसेट बाय करते हैं उसकी एक स्टिपुलेटेड लाइफ होती है 6 साल, 3 साल, 5 साल। तो हमने करना ये होता है कि हम उसकी जो कॉस्ट है उसको स्प्रेड कर देते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑफ बेस्ड ऑन द यूज़फुल लाइफ ऑफ एन एसेट। बेसिकली हमारा एसेट बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर, बिकॉज ऑफ टेक्निकल ऑब्सोलेंस, बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ रस्ट एंड इरोजन, इट टेंड्स टू लूज इट्स वैल्यू ओवर पीरियड ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ। वो हमें इम्पैक्ट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना होता है एज एन एक्सपेंस, और इसलिए दिखाना होता है क्योंकि हमें मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है। और मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि एक्सपेंसेस को आप अपने बिज़नेस के उस पर्टिकुलर पीरियड में के रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज करेंगे तो आपके पास ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट आएगा। तो अब अगर हम कोई मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस प्रोडक्शन को मार्केट में बेच रहे हैं और उससे पैसे आ रहे हैं, तो जहाँ उसकी एक्सपेंसेस में सैलरी, हीटिंग, लाइटिंग, रेंट, रेट, इंश्योरेंस है, वहाँ लॉस इन वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट भी है जो हम उसको प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्रोडक्शन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं एसेट को, उसकी जो वैल्यू का गिरना है, उसकी जो कॉस्ट की एलोकेशन है, वो भी हमारा एक एक्सपेंस है बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि हमने जो अपने एसेट की जो डिक्रीज़ इन वैल्यू है, जो लॉस इन वैल्यू है, जो एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट है, वो हमने अपने एक्सपेंसेस में चार्ज करनी है। और वो हमें इसलिए चार्ज करनी है कि हमें मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलता है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन ये कहता है कि एसेट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओरिजिनल कॉस्ट पे नज़र आना चाहिए। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, ये तो कहने की बात ही नहीं है कि अगर आपने 1 लाख का ख़रीदा है तो 1 लाख का ही नज़र आएगा ना। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल ना होता ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन, तो हर बिज़नेस अपने हर एसेट को हर साल इन्फ्लेटेड और प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहा होता, इन्फ्लेटेड अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रहा होता हर साल। वो ये कहता है कि ये मशीन हमने ख़रीदी थी 1994 में 1 लाख की, लेकिन 1995 में अब लेने जाएंगे तो ये तो 1,20,000 की है, तो हम तो इसको 1,20,000 का रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में।
और फिर तीसरे साल वो कहता नहीं जी अब तो हम इसको 150 का रिकॉर्ड करेंगे, चौथे साल कहता नहीं जी अब तो इसको 190 का रिकॉर्ड करेंगे। तो बजाय इसके कि उसकी वैल्यू को आप बुक्स में बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर कम करने के आप बढ़ा रहे होते हो, और एक अनफेयर पिक्चर स्टेक होल्डर्स को जा रही होती, क्योंकि उसकी ट्रू वैल्यू जस्टिफाई करना पॉसिबल ना होता बिज़नेस के लिए। तो ये एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन का एक डंडा हमारे सर पे आ गया एज एन अकाउंटेंट कि भाई मशीन आपने जितने की ख़रीदी है आपके लिए उतने की ही है, जितने की आपने ख़रीदी है आपके लिए उतनी की है, ठीक है जी। और आपको हर साल उसकी वैल्यू को अपनी बुक्स में कम भी करना है, ताकि यूज़र को एक क्लियर पिक्चर जाए कि आपको यूज़र को ये भी बताना है कि आपने ली कितने की थी, और ये भी बताना है कि आज बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग यूटिलाइज इसकी वैल्यू रह कितने की गई है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बात कह रहा है सिस्टमैटिकल एलोकेशन ना। सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब है देयर मस्ट बी सम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन नॉन करंट वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन होंगे, अपनी मर्ज़ी से हम एसेट की वैल्यू को धन कम नहीं कर सकते हैं, बल्कि दे शुड बी सम अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग द डिक्रीज इन वैल्यू। ज़ाहिर है बुकिश अप्रोचेज़ हैं, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती हैं डेप्रिसिएशन की, यानी लॉस इन वैल्यू को हम एस्टिमेट करते हैं, इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। तो हमें करना क्या होता है कि हमने कुछ मेथड्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं, उनमें पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के कई नाम हैं और मैं वो लिख दूंगा आपके लिए। और तीसरा मेथड है वैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, ठीक हो गया जी। अब जो भी मेथड हम फॉलो करेंगे हर साल वही मेथड फॉलो करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उस पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट की वैल्यू को डिप्रिशिएट करते हुए हर साल वही मेथड फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। कंसिस्टेंसी कहता है कि बिज़नेस को अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और मेथड्स चेंज नहीं करने चाहिए ईयर टू ईयर। इस तरह उनकी कंपैरेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, और कंपैरेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज़ रखनी है, इन मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन रखना है, ताकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साल से दूसरे साल कंपेरेबल बना सकें, ताकि यूज़र द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपके बिज़नेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को कंपेयर कर सके पिछले साल के रिकॉर्ड से, और उसको बेस सेम होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स मैंने लिखे ऊपर, ये तीन कॉन्सेप्ट्स अगर मैं आपको ना बताता और डायरेक्ट टक 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 शुरू कर देता तो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो हैं ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं फॉर सीएआई एग्जामिनेशन। आपसे वो पूछता है कि एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, बताओ क्यों, तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वो कहेगा कि जी एसेट की लॉस इन वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में अकोमोडेट करना है एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? वे मैचिंग प्रिंसिपल कहता है, करो तो करना है। वो कहता है कि मिसेस लूसी अपना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करना चाह रही हैं फ्रॉम दिस टू दैट, कर सकती हैं? आप कहेंगे नहीं। क्यों? कंसिस्टेंसी मना करता है, ठीक है। तो ये पास्ट पेपर्स में मल्टीपल क्वेश्चंस इन तीनों प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे जा रहे हैं। आपको मैं 1 सेकंड छोड़ रहा हूँ, ये 30 सेकंड 10-15 सेकंड ये छोड़ता हूँ पेज। इसका प्रिंट आउट जो है वो आपको निकालना होगा, प्रिंट आउट आपके लिंक्स पे मौजूद होगा। ये सामने रखते हुए आप ये वीडियो देखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेज नंबर 2 पे अब हम मूव करने जाएंगे और स्ट्रेट लाइन मेथड हम पढ़ने जाएंगे। अब पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं जी। पेज नंबर 2 पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड, पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का फीचर क्या है? थ्योरी में पूछ लेता है वो। इट इज़ सिंपल एंड ईजी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। दूसरा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, calculated under this method remains same for each year till completion of useful life।
ठीक है। अब ये दो थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, पेपर में आपसे पूछ लेता है कभी फीचर्स कभी एडवांटेज, कुछ भी आपको भाई ये लिखना होता है उसमें। ठीक है जी। फार्मूला क्या है? फार्मूला है डेप्रिसिएशन पर एनम पी डॉट ए पर एनम। चले मैं लिख देता हूँ तमीज़ से, पर एनम, ठीक है, इज़ इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूज़फुल लाइफ। ये इसका फार्मूला है। अब कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अमाउंट एक्चुअली पेड टू एक्वायर एन एसेट। स्क्रैप वैल्यू को हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। ये होती क्या है? एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स अगेंस्ट सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ। देखिए आसान बात यह है कि जब भी एक मशीन हम ख़रीदते हैं तो हमें वेंडर जिससे हमने ख़रीदी होती है वो कहता है भाई 10 साल चलेगी। 10 साल के बाद अब आप इसको बेचने जाओगे तो ये इतने की बिक जाएगी, ये वो एस्टिमेट हमें दे देता है या हम खुद एस्टिमेट कर लेते हैं। बेसिकली ये कबाड़ी का रेट होता है, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू। ठीक है जी, कि 1 लाख की मशीन है, 10 साल इस्तेमाल करने के बाद ये 5,000 की बिक जाएगी। तो ये जो स्क्रैप वैल्यू है ये हम अपनी कॉस्ट में से माइनस करते हैं और फिर यूज़फुल लाइफ किसे कहते हैं? ओ लेवल्स की हद तक की बात कर रहे हैं ना। द नंबर ऑफ ईयर्स एन एसेट, और एसेट का मतलब नॉन करंट एसेट है इसमें ना हमेशा, इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। द नंबर ऑफ ईयर्स एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड इज यूजफुल लाइफ। अब हमने करना ये है एग्जाम्पल के तौर पे, से फॉर एग्जाम्पल Mr. X bought a furniture on 1st January 2006, 1 lakh. Its useful life is 20,000 and scrap value is useful life is 4 years, 4 years, चलें 4 years, and scrap value is 20,000. Calculate depreciation for 2006, 7, 8 and 9. अब हमने ऊपर पढ़ लिया है कि डेप्रिसिएशन ऑफ अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड्स रिमेन सेम थ्रू आउट यूज़फुल लाइफ। तो ज़ाहिर है सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। कॉस्ट है 1 लाख, चारों सालों में यही रहेगी। स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, यूज़फुल लाइफ 4 इयर्स है, तो इट्स 80,000 डिवाइडेड बाय 4। तो डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, ये इज़ 20,000 पर एनम। ये डेप्रिसिएशन आ गई। पेज नंबर 2 था ये। दिस इज़ एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी एक नाम होता है, पुराने वक्तों में था, पुराने वक्तों के पेपर्स में आया हुआ है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है जी, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है।